नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जीत के लिए मशीनरी तैयार करने का प्लान शुरू हो चुका है। 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी महामंथन करेगी। भारत मंडपम में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हजारों नेताओं को पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पारित होगा। इन उपलब्धियों को आमजन तक भी पहुंचाया जाएगा। सूत्रों की माने तो कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी पटेल चौक से बैठक स्थल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बीच भव्य रोड शो भी करेंगे। 1 किलोमीटर के रोड शो के दौरान विभिन्न राज्यों के कलाकार उनका स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा में सत्ता वापसी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक इस बात का साफ संदेश दे रही है कि इस बार जीत की हैट्रिक पूरी की जाएगी। बात आज इसी खास मुद्दे पर। आरंभ है प्रचंड। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ है और साथ ही एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अपूर्वा जी, बेहद अहम है ये जो बैठक होने जा रही है और बताइए जा रहा है कि 1989 पालमपुर की अधिवेशन के बाद ये एक बड़ी बैठक है। 10 साल सरकार के हो चुके हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, भविष्य के मद्देनजर भी बातचीत की जाएगी, लेकिन अहम मुद्दे क्या रहेंगे चर्चा में? ये 2 दिन कितने खास हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय रूप से चिंतन करना जो है वो हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है। पूरे राष्ट्र से हमारे जो है पदाधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। हम सब बैठ के जो हमने डिसीजंस पहले लिए हैं, आगे हमें क्या फैसले लेने हैं, पार्टी का आगे क्या मूल मंत्र रहेगा, चिंतन मंथन जो अब आने वाले चुनाव है उनको लेकर वो भी किया जाएगा। इसके साथ में एक मूल मंत्र जो दिया जाएगा वो ये है, जैसे जैसे जनता ने हम पे विश्वास बढ़ाती गई और हमें ज्यादा मैंडेट देती गई, हमें ये भी देखना है कि अभी तक हमने वो डिसीजंस लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थे और बहुत मुश्किल थे, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में लिए नहीं जा सकते थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो। आगे और भी बड़े फैसले लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। जैसा कि आपने देखा हो, पीओके तक के अंदर आवाजें उठने लगी हैं भारत में मिलाओ। तो इतने बड़े फैसलों के लिए अब हमें मैंडेट भी बड़ा चाहिए। तो उसके ऊपर ये चिंतन है, मंथन है और इसी के अंदर हमारी जो है वो रणनीति भी बनेगी। बिल्कुल, ये बेहद अहम है कि यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी और इसलिए ये 2 दिन यहाँ पर रखेंगे। प्रतीक सिंह जी, ये बीजेपी बैठक कर रही है बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कितना फोकस करें? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस फोकस करती है लोकसभा को लेकर, कड़ी टक्कर देना है। अब हम अगर INDIA की बात करते हैं तो अपने साथी छूट जाते हैं, अशोक चव्हाण वहां पर जाते हैं, लेकिन सबसे अहम आज का जो मुद्दा रहा है, ये चर्चाओं का विषय भी रहा है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपने क्यों जा रहे हैं, कैसे कड़ी टक्कर देंगे बीजेपी को? राजस्थान की बात करिए या पूरे ओवरऑल भारत? आज का सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ला करके जो भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और हमारे नेताओं ने लगातार, चाहे राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात कर लीजिए या और अन्य नेताओं की, संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठाया था कि ये घोटाला है और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको असंवैधानिक कर दिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा आज का सबसे बड़ा ये है कि ये जो मीटिंग कर रहे हैं उससे पहले इनको किसानों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए मोदी जी को, क्योंकि किसान सड़क पर हैं और किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, रबड़ की, आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और दिन में ही नहीं, रात में भी किसान परेशान है, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो वादा किया था 2012, 13, 14 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कि C2+50 हम देंगे, MSP का कानून बनाएंगे, फिर 3 काले कानून लेकर के आए, उनको वापस लेते वक्त भी उन्होंने वादा किया था कि MSP का कानून लाया जाएगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। और जो 17 तारीख को आगामी को जो इनकी मीटिंग हो रही है उसके अंदर एक प्रस्ताव और इनको पारित करना चाहिए, जो ये वादे करके आए थे 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादे की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें, 35 रुपए लीटर पेट्रोल की बात करें, आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए, 200 रुपए के सिलेंडर की बात कर लीजिए और अब अन्य बहुत सारे मुद्दे, नोटबंदी, GST, इसके ऊपर भी प्रस्ताव पारित करना चाहिए। बताना चाहिए जनता को कि इससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो ये सारी अगर बातें लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है अच्छी बात है। और कांग्रेस हमारी देख लीजिए, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जन हुजूम चल रहा है, जनता न्याय के लिए गुहार लगा रही है, किसान, आदिवासी, महिलाएं सब
पिछली बार आपने राजस्थान में देखा था जब चुनाव था तो महिला अत्याचार का बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी में, लेकिन आज हर दिन, आज भी कोटा की एक खबर छपी है कि वहां पे पुलिस जो गैंगरेप करने वाले उनकी पहचान छुपा रहे हैं। तो आज मैं अपूर्वा जी से पूछना चाहूंगा कि आज क्यों नहीं बात करते महिला अत्याचार की, जब रोज दुष्कर्म 3, 4, 5, 10 दुष्कर्म ठीक है, ये बिल्कुल ये इनकी खामियां बहुत सारी चीजें और सवाल आप उठा सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं और भूमिका अहम निभा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, मेरा सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी को लेकर था, एक जवाब इस पर तैयारी तो है। ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे से जो 2014-2018 में मोदी जी ने जो वादे किए वो वादे नहीं निभाए, चाहे से इनकी जीएसटी की विफलता हो, चाहे से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो इन्होंने लीगल करके। आप बताइए, संसद में लीगल करके आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया, जा रहे हैं, ये जवाब ही नहीं दे सकते क्योंकि इनका घर अब घर बचा ही नहीं है, इनका घर सराय बन चुका है और जिनको भी घर की भावनाओं की कदर है वो सब इनकी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। नहीं बोलता तो मैं इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है अपूर्वा जी, आप क्योंकि इन्होंने ये जो चिंता मत ठीक है, ये चुनाव होंगे, इब्तिदाई कह होता है क्या और आगे इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं तो दे दिया, मैं तो मुद्दे बता दिए, मैंने तो मुद्दे अच्छा ठीक है, मुद्दों के आधार पर किसी के आने और जाने से चुनाव नहीं होते, चुनाव मुद्दों के आधार पे होते हैं, मुद्दों के आधार पे चुनाव होंगे। क्या मुद्दा नहीं है ये मुद्दा नहीं है क्या किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया लीगलाइज करके वो मुद्दा नहीं है क्या? किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है वो मुद्दा नहीं है? जो आज कोटा के अंदर हुआ और पुलिस उन आरोपियों को बचा रही है वो मुद्दा नहीं है? मुद्दों के आधार पे चुनाव होंगे, मुद्दों के आधार पे चुनाव होंगे। और 400 का नारा लगा रहे थे जेपी नड्डा के लिए, सेफ सीट नहीं बची है, उनको राज्यसभा से भेजा जा रहा है। बताइए, 400 का नारा लगाने वालों को उनके पार्टी अध्यक्ष के लिए सीट ही नहीं मिल रही है। उनको नहीं बरगलाया होता तो आज उन लोगों की आय जो है आप बरकरार लीजिए, आप अपने पाले में ले आइए, हम तो कह रहे हैं आप ले आइए हमको अपने पाले में। ठीक है प्रतीक जी, एक मिनट, अपूर्वा जी पॉपुलैरिटी इतनी अपूर्वा जी अरे आप ले आइए अपनी तरफ, एमएसपी का कानून दे दीजिए, वादा किया था। C2+50 का क्या हुआ बताइए? प्रतीक जी, क्या है C2+50 उसका वादे का क्या हुआ बताइए? एक मिनट, ठीक है, वादे जो किए गए थे कितने पूरे हुए नहीं, वो विपक्ष याद दिलाएगा और बीजेपी उसका जवाब देगी। बीजेपी की अहम बैठक है, क्या यहाँ पर भविष्य को लेकर या लोकसभा चुनाव लेकर तैयारियां, मुद्दे क्या अहम रहेंगे उस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन एसपी मित्तल जी हमारे साथ जुड़ जाइए। एसपी मित्तल जी, देखिए हम जहाँ बैठक को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो एक तरफ बीजेपी की तैयारी है, 2 दिन की ये बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कर ले, कांग्रेस के अपने पहले गठबंधन यहाँ पर टूटता है और उसके बाद अपने लोग, अहम नाम, मजबूत स्तंभ भी हट जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असर कितना होगा लोकसभा में? दोनों की तैयारियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम किसी एक पार्टी की तरफ बात नहीं कर रहे हैं कि किसी की नजर आ रही तैयारियां किसी की नहीं नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखें आज की स्थिति लोकसभा के मद्देनजर, देखिए सुधा, देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 12 महीने चुनाव के मूड में रहती है, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कहता हूं कि राजस्थान के संदर्भ में कि आप देखिए कि जब क्या नाम से विधानसभा के चुनाव राजस्थान के हो रहे थे तभी उनके ध्यान में लोकसभा का चुनाव था, उसकी तैयारियों को लेकर पहले उन्होंने टिकट वितरण किया और फिर बाद में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने नजरिए से चुनाव की तैयारियां करती रहती है, इसीलिए 17-18 क्या नाम से अभी फरवरी को पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक है। इसके अंदर आप देखिए बड़ी संख्या में कई हजार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं, दूसरे और जो क्या नाम से उनके मोर्चे हैं, दूसरे जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन तक को क्या नाम से उसमें शामिल किया गया। स्वाभाविक है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे की जाएगी। हो ये रहा है असल में कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से इस बात की कोशिश कर रही है कि जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अब तक राज्यसभा में जाते रहे उन सबको हटा के वो लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी ये हो रहा है कि जो दिग्गज नेता है वो चुनाव लड़ने से हिचकिचा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि क्या नाम से जिस तरीके से सोनिया गांधी ने रायबरेली को छोड़कर राजस्थान से नामांकन राज्यसभा के लिए कहा जा रहा है कि उनका सेहत का वो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि उनकी वहां जीत की पक्की उम्मीद होती तो शायद क्या नाम से वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्मीद करती। और भारतीय जनता पार्टी को उसमें एक फर्क और है, देखिए आप जिस तरीके से
राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से अभी क्या नाम से सांसद है, पिछली बार वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। वायनाड के अंदर भी उनको दिक्कत आ रही है, वो वामपंथी सत्तारूढ़ सरकार है, वो सीट पर वायनाड पर अपना दावा कर रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां करती रहती है, वही क्या नाम से कांग्रेस को क्या नाम से कई बार झटके पे झटका लगता है। और अभी जिस तरीके से आज अभी आपने बताया कि जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इनके बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े प्रतिष्ठित है, बांगड़ क्षेत्र के बड़े नेता हैं। यदि ऐसे लोग भी यदि कांग्रेस को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें कांग्रेस को आने वाली है। और फिर कांग्रेस को इस बात का भी तैयारी रखनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि गत 2 बार से 25 की 25 सीटें कांग्रेस राजस्थान में हार रही है। और उसको देखते हुए जो तैयारियां मुझे लगता है कांग्रेस को भी की जानी चाहिए, वो शायद तैयारियां अभी नहीं की। प्रतीक जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मित्तल जी के डबल चश्मे से देख रहे हैं। एक तरफ तो इन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी जी अपने स्वास्थ्य कारणों से राजस्थान से जा रही हैं, तो इनको ये भी तो सवाल उठाना चाहिए था कि 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी की पार्टी के अध्यक्ष वो कहां से जा रहे हैं? वो भी तो राज्यसभा से ही जा रहे हैं ना। उनको 4 हिमाचल की सीटों में से एक भी सीट नहीं नजर आई कि वो चुनाव लड़ लें, तो वो राज्यसभा से जाएं तो अच्छी बात है, ये स्ट्रेटेजी है। और अगर सोनिया गांधी जी अपने स्वास्थ्य कारणों से जाएं, क्योंकि 2 साल पहले ही उदयपुर कन्वेंशन में उन्होंने बोल दिया था कि मैं आगामी चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो मुझे लगता है ये डबल ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक चश्मे से कम राजनीतिक विश्लेषक को तो देखना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं नेताओं से नहीं, मुद्दों से चुनाव होते हैं हमेशा। और 25 की 25 सीटों का जो हारने की बातें कर रहे हैं, तो बरसों बरस तक इनका जनसंघ, इनकी जनता पार्टी, इनकी भारतीय जनता पार्टी बरसों बरस तक सफाया हुआ है इस देश के अंदर। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए, इसकी चिंता हम कर लेंगे और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को हटाएंगे। दमनकारी जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार, अखंड आप कह रहे नेता या चेहरा अहमियत नहीं रखता है, मुद्दे अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि दोनों अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है दोनों अहमियत रखते हैं। मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, नेता उसके बाद में। मुद्दे सबसे ज्यादा, क्या किसान आज जो बैठा हुआ है रोड सड़क के ऊपर, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? जो इन्होंने बोला था आपके बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करी थी, 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो भी महत्वपूर्ण है? क्या इन्होंने बात की थी 35? अगर मुद्दे इतने अहमियत, अच्छा प्रतीक जी, नहीं बिल्कुल ठीक है आपने, मुद्दे अहमियत रखते हैं। और मुद्दे तो फिर 2014 के बाद 2019 में वापसी नहीं होनी चाहिए। कितने वादे थे, कौन से पूरे हो गए थे 2019 में, तो अभी फिर क्यों वापस नहीं आए? चलिए, मैं तो आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने कम से कम ये तो माना कि मुद्दे इन्होंने पूरे नहीं किए, मुद्दे पूरे नहीं किए। जनता ने वोट दिया, जनता माई बाप होती है, जनता जिताती है उसको, वो जाकर के चुनाव लड़ता है। लेकिन विपक्ष का काम है जनता के जो मुद्दे हैं जो पूरे नहीं किए, आप ही ने बताया कि मुद्दे पूरे नहीं किए, तो मुद्दे हम उठाते रहेंगे, चाहे चुनाव हारें या चुनाव जीतें, और उसी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और आशीर्वाद दे बिल्कुल अपूर्व जी, बिहार की बात कर लीजिए, इसका मैं जवाब अपूर्व जी से लूं, लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल। आपने कहा कि नेता चेहरा अहमियत नहीं रखते। बार बार बीजेपी एक बात कहती है, आरोप लगाती, सवाल करती कि इनके पास कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 2 बार से 25 में 25 सीटें मिली, 1 सीट नहीं मिल रही, और हर कोई ये जानते हैं कि मैं लड़ूंगा भी तो मैं जीतूंगा नहीं। तो ऐसी क्या वाकई में ऐसी मानसिकता हो गई है? ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी शायद इनके नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा थे, और बरसों बरस तक वो चुनाव हारते रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो बहुत छोटे नेता हो गए या उनके चेहरे में कोई कमाल नहीं था या कोई ऐसा था। तो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के आधार पर जनता वोट देती है, जिसके मुद्दे उनको अच्छे लगते हैं उनको वोट देंगे। ठीक है अपूर्वा जी, अब आप बात रखिए। बात रही मुद्दों की, तो मुझे लगता है 65 साल तक ये मुद्दों को शांत नहीं कर पाए, शायद इसलिए जनता ने इन्हों अब लगातार घर बैठाने का प्रयास कर लिया है। दूसरी बात ये है, ये इन्होंने ये कहा कि साहब सोनिया गांधी जी यहाँ चली गई, नड्डा जी वहां चले गए, क्या ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रैटेजी है। मोदी जी चाहते तो गुजरात से चुनाव लड़ सकते थे और वहीं पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के रख सकते थे, मगर वो जैसे ही बनारस गए, आप देखिए यूपी का क्या विकास हुआ। बनारस अब वो बनारस नहीं रहा जो इतने वर्षों से बनारस था, वो बदल गया। वैसे ही अगर हमारे आदरणीय नड्डा जी दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां का भी विकास होता है। तो हमारी तो ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। जहां पे हमारे पार्टी का नेता जाएगा वहीं पर जो है उसी राज्य का इतना अच्छी तरीके से विकास होगा कि वो विकास की मुख्य धारा में जो आपने इतने वर्षों से जिस राज्य को वंचित रखा, वो राज्य वापस से जुड़ेगा। तीसरी बात ये रही है, बार बार इनको शर्म आनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी जी अगर अपनी बीमारी का बात लेकर के कहती है कि मैं लोकसभा में नहीं लड़ सकती, तो फिर राज्यसभा की भी सीट क्यों खराब कर रही है? अगर बीमार है तो घर बैठे। हालात ये है कि इनको पता चल गया है, इनकी इंटेलिजेंस को पता चल गया कि सोनिया गांधी जी बहुत बुरी तरीके से रायबरेली में हारने वाली है। और आप सोचिए, जिस पार्टी के परिवारवाद का एक व्यक्ति को ये डर सता जाए और वो राज्यसभा में आ जाए, इसका मतलब ये है कि अंधकार काल आपका निश्चित है, पतन काल आपका निश्चित है।
एक और बात, इन्होंने किसान का मुद्दा बड़े अच्छे से उठाया। ठीक है, हो सकता है कि हमने जो किसानों के लिए हम एक्ट लेकर आए, हम किसानों को समझा नहीं पाए, मगर बात ये है श्वेता जी, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सांगानेर में यहाँ पे हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोडक्शन होता है। अगर हम केवल यहाँ के सांगानेर के सारे किसान जो हमारे मजदूर वर्ग है उनको हम बांध दें कि जो आपने यहाँ ब्लॉक प्रिंट किया है केवल जयपुर में ही बेच सकते हैं, बॉम्बे नहीं जा सकता, आपका यूरोप नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्या कपड़ा उद्योग विकसित हो पाएगा? हमने क्या कहा था उसमें? बात कर रहे हैं वो, एमएसपी की सुन लीजिए, एमएसपी का भी सुन लीजिए, प्रतीक सिंह जी वो भी सुन लीजिए, एमएसपी के अंदर भी सुन लीजिए, आपके घोषणा पत्र में था। बोलने दीजिए प्रतीक सिंह जी, बोलने दीजिए, आपने बोला था एमएसपी का भी मैं आपको रीजन बताती हूँ, आप पढ़ के नहीं आए होंगे पर मुझे पता है। एमएसपी का रीजन सिंपल सा ये है कि आज अगर हम किसी व्यक्ति से, कर दीजिए पहले तो श्वेता जी इनको बोलने दीजिए, नहीं तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। बता दीजिए क्योंकि अब ये बौखला रहे हैं, इनकी आपने बोला पहले बीच में, मैं नहीं बोलता। एमएसपी का सिंपल सा इशू है, अगर आप किसान से एमएसपी पे खरीदते हैं, सरकार खरीदती है, तो उसका कहीं ना कहीं उसको खपत भी तो करनी होगी, उसके लिए भी तो कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, या केवल आप एमएसपी पे खरीद ले। दूसरी चीज, जो किसान को घाटा हो रहा है, अगर हम उसको दूसरी तरीके से भरपाई कर सकते हैं, सब्सिडी के रूप में भरपाई कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है, या एमएसपी पे खरीद के और उसकी खपत के बिना हम खरीद के गोडाउन में डाल दे सड़ने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आज गेहूं को अगर हम खरीद रहे हैं तो हम उनको खाद्य सामग्री के थ्रू या हम कहे पोषाहार के थ्रू वितरित भी कर रहे हैं, तो अगर हम एमएसपी पे और भी चीजों को खरीदते हैं तो उसकी वितरण की प्रणाली भी बनानी होती है, जो एक सरकारी सिस्टम है। आप कभी सरकार के हिस्से रहे हो तो आपको पता होगा। चलिए ठीक है, लेकिन किसानों का मुद्दा एसपी मित्तल जी, ठीक है, देखिए दिल्ली की हम बात करें, 17-18 को यहाँ पर मीटिंग होनी है, लेकिन दिल्ली में ही किसानों की भी जो एक तस्वीर नजर आती है, जो प्रदर्शन आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, वो कितना इंपैक्टफुल होगा, कितना असर डालेगा लोकसभा में, क्या नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर आपको लगता है कि इसके लिए भी हल निकालने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी ये आंदोलन भी खत्म होगा? देखिए सुना, मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा पंजाब की सीमा पर जो कांग्रेस का जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसका हल निकलना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि क्या नाम से प्रधानमंत्री जी शायद कल वहां से विदेश से लौटेंगे, तो शायद इसमें क्या नाम से बात होगी। और अभी क्या जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वार्ता के लिए वहां पहुंच गए हैं, तो वार्ता हो रही है और हल किसानों का निकलना चाहिए। किसानों को वाजिब जो उपज का जो लागत है उसका मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि खासतौर से जो पंजाब का किसान है, तो पंजाब का किसान तो शुरू से ही क्या नाम से पूरे भारत के अंदर अग्रणी रहा है, और वहां पर क्या नाम से जितनी उपज होती है, मतलब भारत को अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करती है। आपको पता है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो बनाया गया वो 2004 में बनाया, रिपोर्ट 2006 में आ गई। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, चाहते तो एमएसपी पे कानून बना सकते थे, लेकिन तब उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन कांग्रेस क्या है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करती है, इसीलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। प्रतीक जी का जहां तक सवाल है, प्रतीक जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, स्वाभाविक है कि वो एक चश्मे से देखेंगे तो अपने पक्ष की बात रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक ही कमेंट जरूर चाहिए। हाँ, एसपी मित्तल जी ने शायद पवन खेड़ा जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, उन्होंने बताया था कि सिर्फ जो 206 उसके अंदर सिफारिश की गई थी, उसमें से सिर्फ 25 बाकी छोड़ के गई थी, यूपीए की सरकार गई थी। और C2+50 के ऊपर एमएसपी का कानून बनाने का वादा 2014 के अंदर इन्होंने किया था, तो C2+50 पे बना दीजिए ना एमएसपी, वो किसान यही तो चाह रहा है। और 2020 के अंदर भी जब वापस लिया गया था, जब 3 काले कानून, तो यही तो वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज 9 महीने से तो मीटिंग ही नहीं हुई है, पता नहीं कैसे बनाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि ये तो लोकसभा खत्म हो गई है, अब नहीं बना सकते। तो क्यों किसानों को बहला रहे हैं? इसीलिए किसान सड़क पे उतरा है, क्योंकि चुनावों के समय ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात मनवाई जा सकती है, किसान को पता है। ठीक है, लेकिन अपूर्वा जी कितनी कोशिश सरकार की तरफ से इससे लेकर हो रही है? चलिए, बेहद अहम मुद्दा है, बेहद अहम मुद्दा है किसानों को लेकर ये प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है। और बीजेपी भी जाते, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, क्योंकि जब प्रायोरिटी में अगर आपके युवा है, महिला है, गरीब और किसान है, और किसान ही परेशान हो, तो कम से कम परेशानी में छोड़कर तो चुनाव में नहीं जाएगी। देखिए श्वेता जी, बात बिल्कुल सही है, हमारी जो 4 जातियां हैं उसमें किसान भी एक प्रमुख जाति है, मगर इशू ये है जो मैंने आप बहुत ही तरीके से आपको समझाया कि अगर हम एमएसपी पे किसी चीज को खरीदते हैं जो जिन उनके अंदर नहीं है, अगर हम उन जिन्सों को भी खरीदते हैं, तो हमको उसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सरकार उसको किस तरीके से उपयोग में लाएगी, ये भी हमारे पास में एक स्ट्रैटेजी बनी हुई होनी चाहिए, नियम में बना होना चाहिए।
रिसर्च चल रही है और इसके ऊपर मीटिंग भी चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खड़े होकर ये बात बोल दें कि किसान हमारी जाति है और किसान दुख पाते रहे, मगर कोई ना कोई बीच का हल अवश्य निकलेगा। किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, इनमें से किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और आज भी किसानों के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने सोचा, चाहे उनकी आय के बारे में सोचा, चाहे उनकी सुविधाओं के बारे में सोचा, चाहे उनके क्रेडिट कार्ड के लिए सोचा, चाहे उनके सब्सिडी के लिए सोचा, तो सबसे ज्यादा अगर सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने सोचा। 65 साल किसानों का क्या हाल था ये क्या हम जानते नहीं है? प्रतिदिन कितने किसान सुसाइड करते थे क्या हम जानते नहीं है? इन लोगों ने कहा है आंकड़ा, बिना मतलब का आंकड़ा। आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, जाके एनसीआरबी पढ़ने जाकर के एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। मैं तो आपसे पूछा C2+50 बता दो, नहीं बता पाए, पढ़ के नहीं आया, C2+50 नहीं बता पाया। क्या है C2+50 पता है क्या आपको? बताइए क्या है, बताइए क्या है C2+50, एमएसपी के लिए बताइए C2+50 क्या है, C2+50 क्या है? नहीं पढ़ के आए ना, आज नहीं पढ़ के आए, ये बोलिए बताइए क्या है C2+50 जो मांग रहे किसान? नहीं है, C2+50 है कॉस्ट के ऊपर 1.5 गुना मुनाफा, ये है C2+50। ये देखिए पढ़ के नहीं है, मैंने बता दिया आपको, आप पढ़ के आया कीजिए। आप पढ़ के मैंने बता दिया आपको C2+50 क्या है, मैं तो पढ़ के आ गया। सुनिए, यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ अपनी अपनी बात रखने की बात है। लेकिन बेहद अहम मुद्दा, अब क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं बैठक को लेकर बीजेपी की, लेकिन ठीक है आपने भी अहम मुद्दे उठाए, और अहम ये भी इसलिए भी क्योंकि जब चुनाव है, चुनाव में मुद्दे बेहद अहमियत रखते हैं। और खासतौर से अगर किसान की बात कर ली जाए या जो वादे किए गए कितने पूरे हुए नहीं हुए, एनालिसिस हर किसी चीज का होता है। लेकिन अपूर्वा जी, इन सब मुद्दों से इतर, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इस पर बात की, 2 दिन की ये जो बैठक है, ये जो अधिवेशन है, 17 को यहाँ पर उद्घाटन सत्र होगा और 18 तारीख को समापन भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो ठीक है कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा, लेकिन बार बार आगामी 25 साल की भी बात बीजेपी कर रही है। क्या इस विजन को लेकर भी कुछ बात रखी जाएगी? क्या इस पर भी कुछ चर्चा होगी? जी हाँ, बिल्कुल रखी जाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि हमने तो वो भी काल देखा है, हमने जनसंघ को हराया, हमने बीजेपी को हराया, वो हमारा प्रादुर्भाव था, हम तब वहां खड़े हो रहे थे। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये लोग एक चरम पे पहुंच के आज इस रसातल के अंदर क्यों हैं, आज इस पाताल में क्यों घुस गए हैं अपनी नीतियों की वजह से। और अमृत काल का जो स्वप्न हमारे आदरणीय मोदी जी ने देखा है, अगर यही अमृत काल का स्वप्न इन्होंने देखा होता तो इनकी इतनी दुर्गति और इनकी इतनी दुर्दशा नहीं हो रही होती। हमारा प्रण है कि अमृत काल तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो। हाशिए में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना है और यही स्वप्न है। और मैं कहती हूं इसी स्वप्न के साथ हमारे आदरणीय मोदी जी का शरीर का कण कण और जीवन का पल पल जो है वो समर्पित है। और इसी समर्पित भाव के साथ हमारे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आज 17 और 18 का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें जाएंगे। और 25 साल के बाद हमें जिस भारत को देखना है, विश्व में सबसे चरम स्थान पर अगर कोई हो तो भारत हो, वापस से सोने की चिड़िया कहलाने वाला अगर कोई देश हो तो वो भारत हो। और भारत की जो है लक्ष्य लेकर चल और चर्चे पूरे विश्व में। चलिए अच्छी बात है, जनता भरोसा कर रही है, तभी 2 बार से लगातार भरोसा जता रही है और इसलिए जीत के वापस सत्ता में आपको लेकर आ रही है। और पिछले 2014 से और मजबूती के साथ 2019 में ला रही है। लेकिन उम्मीद जनता भी यही करती है कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए और उसके साथ ही साथ आगे देश को बढ़ाया जाए। फिर विपक्ष भी मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है और आप लोग का तो बैठक इसी को लेकर हो भी रही है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 17-18 को, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। 5000 के करीब कार्यकर्ता जुटेंगे दिल्ली में और बेहद अहम बैठक इस लिहाज से भी क्योंकि लोकसभा चुनाव है। क्या काम किया गया है उस पर बातचीत होगी, उस पर धन्यवाद भी दिया जाएगा बड़े फैसलों को लेकर। तो साथ ही साथ आगामी क्या कुछ बड़े फैसले लेने हैं, क्या कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए करना है, खासतौर से 25 साल के विजन की बात बीजेपी जो कर रही है उसे लेकर भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चर्चा होगी। इस 2 दिवसीय बैठक इस लिहाज से बेहद अहम है। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष भी मजबूती के साथ लोकसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, जीत की बात कर रहा है, अहम मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की बात कर रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।